हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा चर्चिल फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का एक पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस हमने पूरा एंटायर चैप्टर के बारे में पढ़ा कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, वेरियस ट्रॉफिक लेवल पढ़ा। हमने गार्बेज भी पढ़ा कि जो भी वेस्ट होता है दोज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन दैट कैन बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ा एंड लास्ट वी हैव लर्नड अबाउट ओजोन आल्सो. So today we'll be discussing about little bit more about the management of garbage, and lastly we'll be discussing about all the questions that are prompt to appear in your boards. Okay, so moving on to our very first slide, that is managing the garbage we produce. हमने पहले पढ़ा था कि हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसके एंजाइम एक्टिविटी के बेसिस पर हमने उस वेस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, राइट? हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि जो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होता है वो स्पेसिफिक होता है नेचर में। एंजाइम्स कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है नेचर में, कि उसको पता है कि किस पर्टिकुलर आइटम पे उसको अपना एक्ट करना है ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके। तो उस एंजाइम एक्शन के बेसिस में हमने वेस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब जो जिसमें एंजाइम एक्शन पॉसिबल है, मतलब ये एंजाइम्स उन पर्टिकुलर वेस्ट पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। अब ये एंजाइम्स कहाँ से आ रहा है? माइक्रोबियल एक्शन से। माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया, ये क्या करता है बच्चों? अपने एंजाइम्स, अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर रिलीज करता है। तो वो एंजाइम्स इन वेस्ट मटेरियल्स पे क्या करेंगे? एक्ट करेंगे और इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। और उन्हीं वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उन्हीं वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब ऐसा वेस्ट जिसमें एंजाइम एक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा वेस्ट जो ब्रेक डाउन हो रहा है एंजाइम एक्टिविटी के वाया, उन्हीं को हमने क्या बोला? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला। कि हाँ, इन इन पर्टिकुलर वेस्ट पे क्या हो रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी शोन होता है। अब कहीं ना कहीं एंजाइम्स स्पेसिफिक होता है नेचर में, ये एनसीईआरटी का एक लाइन है। और बाय चांस मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, सो व्हाट कैन यू आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? सी, enzymes are specific in nature. That means they know on which particular molecules or which particular waste materials they have to act. देखो, एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट है नेचर में, है ना? एंजाइम्स हमारे नेचर में बहुत सारे, इवन हमारे बॉडी में इतने सारे एंजाइम्स है। बट ये एंजाइम किन्हीं एक पर्टिकुलर चीजों पे एक्ट करता है। जैसे कि हमने मान लो न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था, याद करो, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा। उसमें हमने बोला था कि जो भी फूड होता है हम इनटेक करते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। तो इनको हमारे बॉडी क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, ताकि हमारे बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो उस ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। और वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रिएट हो रहा है। और वही एंजाइम्स हर चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर एक ही चीज को डाइजेस्ट कर रहा है। जैसे मान लो मैंने फूड को माउथ में रखा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंजाइम सिक्रिएट हो रहा है? सिलाइवरी एमाइलेज, है ना बच्चों? वहां पे कौन सा एंजाइम सिक्रिएट हो रहा है? सिलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे स्टार्च पैक कर रहा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करता है। बाकी वहां पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, बट वो और किसी पे भी एक्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ किस में एक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च में एक्ट कर रहा है। मतलब एंजाइम स्पेसिफिक है यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ इट्स ओनली एक्टिंग ऑन स्टार्च मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एक्टिंग ऑन protein or fat or whatsoever is present in that particular food. It is only acting on starch. That means it is specific in nature. Specific मतलब वो सिर्फ एक ही पे क्या कर रहा है? अपना एक्टिविटी शो कर रहा है। उसके बाद वही फूड जब स्टमक में एंटर करता है तो वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। अब पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ना तो वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, ना लिपिड्स को, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो यही एंजाइम्स का मतलब क्या होता है कि इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी। मतलब एंजाइम्स को पता है कि वो किस पे अपना एक्टिविटी शो करना है। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिस पे उसको अपना एक्टिविटी शो करना है, उसी पे वो अपना एक्टिविटी शो कर पाता है। ठीक है ना? इसी का मतलब होता है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। दैट मींस
ऑल एंजाइम्स, मतलब एंजाइम आगे मतलब ये नहीं कि वो सभी की सभी चीजों को एक्ट करेगा और सभी चीज को तोड़ने में हेल्प करेंगे, नहीं। एंजाइम्स जो होता है वो अपना स्पेसिफिसिटी दिखाता है, जिसपे वो अपना एक्ट करके जिसके वजह से उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, उसी पे एंजाइम्स क्या करेंगे, अपना एक्टिविटी शो करेगा। वैसे ही बैक्टीरिया और फंगाई जब अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सिक्रीट करते हैं, तो वो हर वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करता, हर वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किन्हीं वेस्ट मटेरियल्स पर एक्ट करता है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने पढ़ा था कि दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एक तरीके से क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। बट यही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर मान लो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में हमारे एनवायरमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो ये एक तरीके से अपना हार्मफुल इफेक्ट भी शो करता है। अब वो कैसे शो करता है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, सो इट पोल्यूट ओनली व्हेन देयर आर एक्सेस इन एनवायरमेंट, ऐसे वो पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है, या इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी शो करके उसको डिग्रेड करने में हेल्प कर रहा है। बट समहाउ अगर इसकी एक्सेसिव यूज हो जाए, ठीक है, अगर मान लो एक्सेसिव अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक पर्टिकुलर एरिया पे जनरेट हो रहा है, तो ये पोल्यूशन कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैसे? सी, microbial flora can be generated around these waste. It can cause communicable disease in human, animals, etc. Microbial flora means वहां पे माइक्रोब्स की ज्यादा अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स पाए जाएंगे, वहां पे कंटामिनेशन मतलब डिजीज के कंटामिनेशन के जो भी कैरियर्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, वो भी वहां पे ज्यादा एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सीवेज है, किचन से जो भी वेस्ट आता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी होता है, वो जाके वाटर बॉडीज में डिस्पोज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो वही वाटर बॉडीज में जब डिस्चार्ज हो रहा है, सीवेज जो होता है, और वही गंदा वाला पानी में जो नाली के पानी अपन बोलते हैं, उसी में क्या होता है, मॉस्किटोज के लार्वा अपना ले करते हैं, और वही क्या हो जाता है, एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड, वहीं पे मॉस्किटोज अपने एग क्या करेंगे, ले करेंगे, और वहीं पे उसको सॉरी जो लार्वा होता है वो ग्रो करेगा और फिर मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही गंदगी लेके वो हमारे खाने में आएंगे, और खाने में हमें क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। हम कंटामिनेटेड फूड खा लेंगे, मतलब मान लो आपने जो भी खाना है वो एज इट इज जो भी लेफ्ट ओवर है, मतलब जो भी खाना है वो बिल्कुल अनकवर्ड किए हुए आपने डाइनिंग टेबल पे रख दिए। अब वही खाना अनकवर्ड किया हुआ है, मान लो कोई भी मक्खी मच्छर आके उस पे बैठ जाए, वही गंदगी लेके वो उसी पे बैठ रहा होगा, और वही फूड को हम इनडायरेक्टली लेटर ऑन विल बी ईटिंग इट, तो वो कहाँ पे एंटर करेगा, हमारे बॉडी पे एंटर करेगा, तो ये डिजीज कॉज करने में भी इजिली इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो। ओके, it can generate bad odors when burning due to release of gases। अगर मान लो ये हीप ऑफ वेस्ट, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा अब वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा हो चुके हैं, हम क्या करते हैं, इसको जला भी देते हैं। अब जलाने के बाद इससे क्या निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलता है। अब हार्मफुल गैसेस कहाँ पे रिलीज होंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे, तो ये एयर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। कौन सा पोल्यूशन कॉज करेगा, एयर पोल्यूशन। इसके अलावा वहां पे बैड ऑडर्स भी आएंगे, बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होगा, राइट। And heap of such waste are breeding ground for carriers and vectors like mosquito, rat, etc. ये जो भी मॉस्किटो रैट है, ये तो ऑब्वियसली हीप मतलब पाइल, ठीक है। अगर मान लो इतने सारे गंदगी पड़ा हुआ है, वहां पे मक्खी मच्छर सब कुछ घूम रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, वही वेस्ट मटेरियल्स को हमारे घर पे एंटर करेंगे। हाउस फ्लाइज वगैरह, जैसे मैंने बोला था कि आपने अपना खाना बिल्कुल अनकवर करके रख दिया है, तो वहीं पे अगर कोई भी मक्खी आके बैठ जाए, सीवेज से उठ के वहीं पे आके बैठ जाए, तो वो सीवेज के जो जो गंदा पानी है, अब वो सब कुछ जो भी है वो अब कहाँ पे आ गया, आपके फूड पे आ गया। लेटर ऑन इफ वील बी ईटिंग दैट फूड, तो वो जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, वो जो भी गंदे पार्टिकल्स हैं, फॉरेन एजेंट्स है, ये सब कुछ कहाँ एंटर करेंगे, हमारे बॉडी में एंटर करेंगे। सो इट कैन बी अ मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो ये जो भी मॉस्किटो है, ये जो भी रैट है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कैरियर का काम कर रहा है, ये डिजीज को कैरी करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है जो भी कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज है, उसमें हजारों माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, और वही माइक्रोब्स वो लेके जा रहा है, प्रोटोजोआ वगैरह लेके जा रहा है, वही हमारे फूड पे रख रहे हैं, और वही फूड हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली खा रहे हैं। तो वी यूज्ड टू ऑलवेज कवर आवर फूड, व्हाई, टू प्रिवेंट contamination by all these type of vectors and carriers such as mosquito, rat, etc. ठीक है। तो भले ही हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक तरीके से बेनिफिशियल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, बट हाँ, अगर इसके एक्सेसिव अमाउंट में पाइल अप हो जाए, जनरेट हो जाए, तो ये भी पोल्यूशन का एक कॉज बन सकता है। कैसे?
पहला हमने पढ़ा था कि ये जो भी है वहां पे माइक्रोबियल फ्लोरा डेवलप हो सकता है, मतलब एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे किचन वेस्ट है ये सब कुछ है, या फिर जो भी किचन से पानी निकल रहा है, गंदा पानी है, नॉल वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह कर रहे हैं, वो सीवेज में जाके डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब वाटर में जाके डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो सीवेज बन जाता है। और वही सीवेज एक्चुअली क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मॉस्किटोज के लिए। वो अपना लार्वा, अपना एग वहीं प्रोड्यूस करते हैं और वही उनका डेवलपमेंट होता है। तो एक तरीके से उनके लिए वो क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। और जैसे वो अपने लार्वा से एग, मतलब एग से लार्वा में कन्वर्ट होकर मॉस्किटो में डेवलप हो जाता है, वही सीवेज से उठ के वो हमारे पानी को गंदा कर देता है या फिर हमारे फूड को गंदा कर देता है, और लेटर ऑन विल बी ईटिंग दैट फूड। तो हम क्या करेंगे, वही जो भी प्रोटोजोआ है, वही जो भी पैरासाइट्स वगैरह, सॉरी जो भी प्रोटोजोआ नॉर्मल पैरासाइट्स वगैरह है, वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा एंड विल बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। एंड जब भी हम इन पर्टिकुलर वेस्ट को एक तरीके से बर्न करेंगे, तो जब बर्न करते वक्त जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होगा वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से कौन सा पोल्यूशन कॉज होगा, एयर पोल्यूशन कॉज होगा। ठीक है, सो दीज आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इस पे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। माइक्रोब्स ने अपना जो भी एंजाइम रिलीज किया, वो एंजाइम्स इन पर्टिकुलर वेस्ट पे एक्ट नहीं कर रहा, और ना ही इन वेस्ट का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इन्हीं वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, और ये बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो जैसे कि हमारे केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, डीडीटी वगैरह हो गया, ये सब कुछ जब भी हम स्प्रे करते हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हमारे प्लास्टिक्स हो गए, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है एनवायरमेंट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, excessive use of chemicals, a minute, excessive use of chemical pesticides like DDT and fertilizers make the soil acidic or alkaline, thereby affecting the soil fertility. हम मान लो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, अब एज अ फार्मर हमें क्या होगा, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लाइक हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी फसल चाहिए। तो अच्छी फसल जाने के लिए हम हर चीज ट्राई करेंगे, हम उसमें केमिकल्स ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, ताकि वो प्लांट्स हेल्थी ग्रो करे, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। हम पेस्टिसाइड्स छिड़केंगे, क्यों छिड़केंगे, ताकि हमारे जो प्लांट्स है वो पेस्ट से प्रोटेक्ट हो सके। इंसेक्टिसाइड्स छिड़केंगे ताकि वो इंसेक्ट्स आके हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें। सी, एज अ ह्यूमन नेचर, ऑब्वियसली अगर हम क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी फसल हो वो अच्छा हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, पेस्टिसाइड्स ऐड करेंगे, है ना, इंसेक्टिसाइड्स ऐड करेंगे। बट एट द एंड ऑफ ऑल, ये जो भी है ये क्या है, केमिकल्स ही तो है। और वो केमिकल्स कहाँ पे मिक्स हो रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है, और वो सॉइल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिटी या एल्कलाइन या एसिडिक और बेसिक वे पे कन्वर्ट करके उस सॉइल को, फर्टिलिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, तो वहां पे जो भी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे वो इतना इतना अच्छे से ग्रो कर, इतने अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सॉइल कैसा है, अब अनफर्टाइल हो चुका है। एंड अनफर्टाइल सॉइल कभी भी प्लांट की हेल्थी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि वो डिप्लीट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर से। ठीक है ना, तो ये इट विल अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। सेकेंड, these pesticides when washed away from fields into nearby bodies of water, thereby affecting aquatic life and promoting algal blooms. This is termed as eutrophication. इन्होंने ये बोला कि मान लो पेस्टिसाइड्स हमने छिड़का दिया, जैसे डीडीटी वगैरह हमने छिड़का दिया, अब वो डीडीटी सॉइल पे मिक्स हो जाएगा, इट कैन गेट मिक्स्ड विद सॉइल, और मान लो इसकी सराउंडिंग वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडीज है, तो ये डीडीटी कहाँ पे हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे नियर बाय वाटर बॉडीज में, वॉश्ड अवे इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज। ठीक है, ये जो भी डीडीटी है, हमने जो भी पेस्टिसाइड्स छिड़का क्रॉप्स में, इट कैन आइदर गेट मिक्स्ड विद सॉइल या फिर वो वॉश अवे हो जाएगा टू द सराउंडिंग वाटर बॉडी। मतलब अब ये जो भी केमिकल्स होते हैं वो वाटर बॉडी में क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, अब केमिकल्स का कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, केमिकल्स बढ़ चुका है, तो वो एक तरीके से हार्मफुल होगा एक्वेटिक लाइफ के लिए। और जैसे ही केमिकल्स वहां पे हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरीके से एल्गल
एल्गी की ग्रोथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एल्गी के ग्रोथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ हार्मफुल हो रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी आ रही है। अब एल्गी जो होता है वो एक्सेसिवली वाटर बॉडी के सरफेस पे ग्रो करेंगे। एल्गी मतलब खाई, देखा होगा ना आपने, अगर बगल वाले कोई भी किनारे पॉन्ड्स वगैरह में देख लेना, वहां पे जो भी एल्गी होता है वो वाटर बॉडीज के सरफेस में ग्रो करता है और सरफेस में ग्रो करने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर वो पानी बहुत ही गंदा हो, पोल्यूटेड हो, तो वहां पे ज्यादा अमाउंट पे क्या पाए जाएंगे, एल्गी पाए जाएंगे, खाई पाए जाएंगे और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है एक टाइम पे कि वो पूरे वाटर की बॉडी के ऊपर वाले सरफेस को कवर कर देगा, ताकि एक तरीके से सनलाइट को ब्लॉक कर देता है नीचे तक पहुंचने में, ओके, डीपर लेयर ऑफ एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचने में। तो एक तरीके से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, वहां पे एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, यूट्रोफिकेशन सिंपली मतलब कि हम जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स हम छिड़क रहे हैं प्लांट्स में, वो या तो सॉइल पे मिक्स हो जाएंगे या आइदर इट इज मिक्स विद सॉइल और इट विल गेट वॉश्ड अवे टू द सराउंडिंग वाटर बॉडी। कोई भी किनारे के जो भी वाटर बॉडी से वहां पे जाके वो केमिकल्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो केमिकल्स का कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब पोल्यूशन हो गया, है ना, केमिकल्स बढ़ चुके हैं, अब वो पानी अच्छा नहीं है, गंदा हो चुका है, वहां पे केमिकल्स मिल रहा है, वो पानी पानी प्योर नहीं रहा। तो एक्युमुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पे किसका ग्रोथ होगा, एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होगा और एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन के लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि एल्गी एक तरीके से प्रिवेंट करता है सनलाइट को लोअर लेयर ऑफ वाटर लाइफ फॉर्म के तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इट प्रिवेंट्स सनलाइट ऑन रीचिंग दी लोअर लेयर ऑफ दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक तरीके से हाँ वाटर के लोअर लेवल तक पहुंचने में प्रिवेंट कर देता है और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है क्योंकि वो एक तरीके से ब्लॉक करके रखता है। ओके, सो इसी को हमने क्या बोला, यूट्रोफिकेशन बोला, राइट। और लास्ट हमने भी पढ़ा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, याद करो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि यही केमिकल्स जब वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज हो रहा है ना, यही केमिकल्स जब वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हो रहा है तो एक्वेटिक प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्वेटिक प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस। तो अब वो केमिकल अब किस में ट्रांसफर हुआ, स्मॉल फिश में। मतलब ये जो केमिकल्स है अब कहीं ना कहीं फूड चेन पे एंटर हो चुका है और वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, इसके टॉक्सिसिटी इंक्रीज होता जाता है, राइट। इसी को हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला। When poisonous substance like DDT enter any food chain, they keep accumulating at various trophic level called biological magnification. जब ये केमिकल्स हमारे फूड चेन में एंटर करके इसकी टॉक्सिसिटी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस पीपीटी या प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो ये था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने सिंपली पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने नेचर में कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब वो जिस पे एक्ट करता है, ऐसे नहीं कि वो हर चीज पे एक्ट करेगा, वो उसी चीज पे एक्ट करेगा जिस पे अपने इसके एक्टिविटी शो हो सकता है और जिस पर्टिकुलर वेस्ट पे वो अपना एक्टिविटी शो करे उसी को हमने क्या बोला, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला। और जिस पे वो अपने एक्टिविटी शो नहीं करता उन्हें हमने क्या बोला, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट अगर हम उसके एक्सेसिव वेस्ट जनरेट हो जाए बायोडिग्रेडेबल तो वो एक तरीके से पोल्यूशन का कॉज भी बन सकता है। वो हमने पढ़ा कि वो एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है, अगर हम इसको बर्न करें तो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रहा है तो वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है, मॉस्किटोज वगैरह कैरियर्स एंड वेक्टर्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। एंड लास्ट हमने पढ़ा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे डीडीटी वगैरह जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देगा, यूट्रोफिकेशन होगा, अगर वो वाटर बॉडीज में वॉश अवे हो जाए तो वहां पे एल्गी ज्यादा ग्रो करेगा, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, इसी को हमने यूट्रोफिकेशन बोला। और वही केमिकल्स जब कोई भी फूड चेन पे एंटर करे तो उसकी टॉक्सिसिटी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और इसी को हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला। तो दीज आर दी harmful effects which we discussed about biodegradable and non biodegradable waste। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में अपीयर हो सकते हैं एज वेल एज जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो भी गार्बेज प्रोड्यूस करें, जो भी वेस्ट जनरेट करें, हम उसको कैसे मैनेज कर सके। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ कुछ मेथड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स पूछे। तो हम कंपोस्टिंग लिख सकते हैं,
कंपोस्टिंग में क्या है कि हम जो भी वेस्ट मटेरियल से जो भी किचन वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट पील हो गया, वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, इन सबको हम सॉइल में मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसमें अगर कोई भी अर्थवर्म्स वगैरह उसमें डाइजेस्ट करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हमने क्या बोला, कंपोस्टिंग बोला, कि हम जब इसको सॉइल में मिक्स कर देंगे तो जो भी अर्थवर्म्स है या रेडवर्म्स है वो अपना डाइजेस्टिव एक्टिविटी शो करेगा, वो इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और फाइनली जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करेगा, एनहांस करेगा। तो ये पहला मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड कि हम कुछ 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 चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह हो गया, इन सबको हम कंप्लीटली रिसाइकिल कर सकते हैं, हम वापस इसको यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब एक तरीके से हमें जो भी न्यूज़पेपर वगैरह आ रहा है इसको हम वापस ब्रेक डाउन करेंगे पतले पतले स्ट्रैंड्स में, उसको हम लोग फिर उसकी इंक हटाएंगे, फिर हम उसको सुखाएंगे। इन दैट वे वी कैन रिसाइकल द पेपर ऑल्सो। तो ये एक तरीके से मेथड हो गया हमारे वेस्ट डिस्पोजल को मैनेज करने के लिए। या हम कुछ कुछ चीजों को रीयूज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे पेपर है, हम उसके एनवेलप्स बना सकते हैं। तो हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे वी आर रीयूजिंग दोस थिंग्स। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ मैनेजिंग द गार्बेज वी आर प्रोड्यूसिंग, और वी कैन रिसाइकल देम और वी कैन कंपोस्ट देम। एंड लास्ट अगर हम बोल सकते हैं लैंड फिलिंग भी कर सकते हैं। लैंड फिलिंग मतलब कि हम ऐसे जगह पे जाके वेस्ट को डंप करेंगे जहाँ पे लोग ज्यादा रहते नहीं, सराउंडिंग में इतने ज्यादा लोग रहते नहीं है, बहुत दूर है सिटी एंड ऑल से, विलेजेस एंड ऑल से, और वहां पे हम एक तरीके से एक गड्ढा खोद देंगे, पिट खोद देंगे, और उसी पे हम वेस्ट को डंप कर देंगे और उनको सॉइल से कवर कर देंगे। तो एक तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ तरीका है जिससे हम लोग अपने प्रॉब्लम मतलब गार्बेज को हम वी कैन मैनेज द गार्बेज वी आर प्रोड्यूसिंग। एंड एनी टू मेथड्स यू कैन राइट एनी टू मेथड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following group contain only biodegradable waste? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप है इनमें जिसपे आपको लग रहा है कि वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। पहला ग्रास, yes it is a biodegradable waste. फ्लावर इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जो भी फ्लावर होता है ये सब कुछ टूट के जब गिर जाता है तो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, माइक्रोब्स इसकी एक्टिविटी कर देंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देगा और उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। सेम गोज विद ग्रास आल्सो एंड लेदर आल्सो। तो हाँ, इनमें सबके सब बायोडिग्रेडेबल है। ओके, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है? नहीं है, प्लास्टिक इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, तो ये तो ऑप्शन नलिफाई हो चुका है। नेक्स्ट इज फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस। ऑब्वियसली ये जो भी किचन वेस्ट वगैरह होता है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही हम मानते हैं, क्योंकि ये आगे जाके डिग्रेड हो सकता है। तो ये भी किस में आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल में। एंड लास्ट इज केक, वुड एंड ग्रास, ऑब्वियसली इट इज अ बायोडिग्रेडेबल थिंग। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है ए, सी एंड डी, ये क्या है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। बी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक प्रेजेंट है एंड प्लास्टिक इज बेसिकली अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following are environment friendly practice? इन्होंने कुछ कुछ प्रैक्टिसेस दी है, हमें इन प्रैक्टिसेस को देख के बताना है कि कौन सा प्रैक्टिस एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेसेस इन व्हाइल शॉपिंग। परचेस करते शॉपिंग करते वक्त अगर हम लोग क्लॉथ बैग्स को यूज करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इज इट गुड, इज इट एनवायरमेंट फ्रेंडली? यस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि क्लॉथ बैग को हम अगर शॉपिंग के लिए यूज करें, वापस घर लाएंगे, इसको टांग के रख देना, हम वापस नेक्स्ट शॉपिंग के लिए हम क्लॉथ बैग को यूज कर सकते हैं और वो इतना इजीली टेयरेबल नहीं होगा, राइट? हाँ, प्लास्टिक्स भी टेयरेबल नहीं है, बट प्लास्टिक कैन अफेक्ट द एनवायरमेंट। अगर प्लास्टिक हम लोग एनवायरमेंट में यहाँ वहां फेंक देंगे तो वो बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा चीज है जो बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता, वो लंबे समय तक हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज प्रेजेंट इन अ एनवायरमेंट। तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस कि हमें क्या कैरी करना चाहिए, क्लॉथ बैग कैरी करना व्हाइल वी आर शॉपिंग। ओके, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ऑब्वियसली अगर वहां पे कोई भी कमरा में कोई भी नहीं है और लाइट और फैन ऐसे ही चल रहा है तो ऑब्वियसली वी आर overusing the electricity, so instead of that we can switch off all these electricity in order to save the power we are producing. Okay, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप योर स्कूटर। अब स्कूटर लेके मम्मा ड्रॉप करेगी तो वहां पे व्हीकल्स यूज हो रहे, व्हीकल्स में क्या निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, पोल्यूट कर देगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो इसी को क्या बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इफ वी प्रेफर वॉकिंग टू स्कूल, एक तरीके से क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, क्योंकि एक तरीके से लोगों का मतलब हम एक तरीके से ऐड नहीं कर रहे कि हाँ हम भी जाएंगे स्कूटी में, एक तरीके से ऐड नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली making a sense like yeah we can switch on to walking instead of preferring scooters over going to school. Okay,
So इसके लिए all of the above होगा आंसर, क्योंकि all these practices are environment friendly. Next question, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? इन्होंने पूछा है कि अगर मान लो हमने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा है, राइट, हमने फूड चेन पढ़ा है, अगर मान लो इस फूड चेन में से एक ट्रॉफिक लेवल के पूरे ऑर्गेनिजम्स को हमने हटा दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा फूड चेन में? फॉर एग्जाम्पल मैं एक फूड चेन बना देती हूँ, जैसे कि मान लो ग्रास है, हम पढ़ के आए ना, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर इज बीन ईटन अप बाय फ्रॉग. फ्रॉग इज फर्दर ईटन अप बाय स्नेक and lastly by peacock, right? तो इन्होंने ये पूछा कि अगर मान लो और एक ट्रॉफिक लेवल के पूरे ऑर्गेनिजम्स को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया. मान लो मैंने ग्रास हॉपर को इस पर्टिकुलर फूड चेन से हटा दिया है, ठीक है. व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? ग्रास हॉपर की जो भी ऑर्गेनिज्म इस पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उस पूरे ग्रास हॉपर को हमने क्या कर दिया? किल कर दिया है. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रॉफिक, मतलब वो क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये जो है वो एक तरीके से फूड सोर्स है फ्रॉग के लिए. फ्रॉग आर डिपेंडेंट ऑन ग्रास हॉपर फॉर फूड. तो फूड की सप्लाई एक तरीके से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. फूड की सप्लाई क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे ग्रास का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. लोअर ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर नहीं है. ग्रास हॉपर, अभी हम फूड वेब के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिंपल फूड चेन के बारे में बात करें. फूड वेब के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी. इन्होंने जस्ट पूछा कि फूड चेन में मान लो इस ट्रॉफिक लेवल के पूरे ऑर्गेनिजम्स को मैंने हटा दिया, मार दिया, तो क्या इस फूड चेन पे फर्क पड़ेगा? हाँ, इस फूड चेन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रास हॉपर वाज एक्चुअली फीडिंग ऑन ग्रास. अब ग्रास पे कोई फीड नहीं कर रहा, तो ग्रास का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो चुका है. लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका नंबर क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है. ग्रास हॉपर वाज अ सोर्स ऑफ फूड टू फ्रॉग. अब फ्रॉग स्टार्व हो जाएगा, उसको खाना ही नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से यहाँ की जो फूड सप्लाई है वो क्या हो चुका है? बंद हो चुका है. इससे इनके नंबर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉग को ग्रास हॉपर नहीं मिल रहा, फ्रॉग का काउंट कम हो जाएगा. फ्रॉग का काउंट कम होते ही इनडायरेक्टली स्नेक क्या हो जाएगा? वो भी अल्टीमेटली इट विल स्टार्व एंड इट विल एंड अप लूजिंग देयर लाइफ, एंड अल्टीमेटली पीकॉक. तो इससे फर्क पड़ता है. अगर हम फूड चेन के भी एक भी ट्रॉफिक लेवल को हम डिस्टर्ब करें या किल करें, तो हाँ, इससे हायर ट्रॉफिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के नंबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर ट्रॉफिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स पे क्या है? डिपेंडेंट है. दे आर डिपेंडेंट ऑन दोस ऑर्गेनिजम्स, एंड इफ any one of these organisms in particular food chain get extinct, तो higher level trophic level of food chain की जो food supply है वो एक तरीके से inhibit हो जाएगा, एक तरीके से hindrance हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी food supply नहीं मिलेगा, इसलिए उनका count भी क्या हो जाएंगे? decrease हो जाएंगे, जबकि lower trophic level का number क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा. तो yes, it will have a negative impact on the food chain if we kill any particular organism in any one trophic level. Okay. नेक्स्ट इज, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है. विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल? हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ग्रास हॉपर को हटाया तो ही इफेक्ट पड़ रहा है फूड चेन में. नहीं, अगर मान लो मैंने ग्रास हॉपर को ही नहीं, मैंने पूरा फ्रॉग को ही किल कर दिया. मैं फूड चेन के बारे में बात कर रही हूँ. आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फूड चेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड वेब. क्योंकि फूड वेब में क्या बोल रहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर पे फीड नहीं कर सकता, इट कैन फीड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, इट गॉट मल्टीपल सोर्स ऑफ फूड. बट यहाँ पे हम फूड चेन के बारे में बात करें, ये एक पर्टिकुलर फूड चेन है. मान लो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं, इसमें मैंने फ्रॉग को हटा दिया, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, सेम वही फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्नेक वाज ऑब्वियसली फीडिंग ऑन फ्रॉग. अब फ्रॉग ही नहीं रहा तो स्नेक का नंबर क्या हो जाएगा? फूड सप्लाई कम हो चुका है, बंद हो चुका है, तो स्नेक का नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. स्टार्विंग से वो अपना नंबर डिक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली पीकॉक का नंबर भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द लोअर ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, राइट. और इनका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा लोअर ट्रॉफिक लेवल के. तो कोई भी ट्रॉफिक लेवल पे भी कोई भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम डैमेज करने की कोशिश करें या हार्म या किल करने की कोशिश करें, तो इट विल क्रिएट an impact on food chain. Okay, can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? It's impossible, it's not like that. But हाँ, अगर food web exist कर रहा है तो it will not create that particular damage to the ecosystem.
बट हाँ इट विल क्रिएट, क्योंकि फूड चेन में इट इज नेसेसरी. सी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ऑल इन ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन शो करता है. तो कहीं ना कहीं एक भी ट्रॉफिक लेवल के एक भी ऑर्गेनिजम्स को किल करे तो वो बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट पे. जो बैलेंस एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है अभी वो इम्बैलेंस हो जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी मेंटेन ही नहीं होगा, चाहे वो फूड चेन हो, फूड वेब हो. ओके, इफ एनी वन पर्टिकुलर स्पीशीज इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर, वो एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे. क्या क्रिएट करेंगे? इम्बैलेंस. तो वो जो स्टेबिलिटी था हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि इनके वजह से जो था फूड चेन और फूड वेब की वजह से, वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट. ये हमने अभी डिस्कस किया कि हम जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम जनरेट करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जो भी हो गया, इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है. जैसे हमने पढ़ा था जो भी केमिकल्स होता है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा, डिक्रीज कर देगा, हमारे सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा. उसके अलावा क्या कर सकता है? ये हमारे सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकता है. अगर वो नियर बाय वाटर बॉडीज में वो केमिकल्स जाके मिक्सअप हो जाता है तो क्या हो सकता है? यूट्रोफिकेशन होगा, वहां पे एल्गी का एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म पहुंचा पाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम हार्मफुल हो जाएगा, राइट. तो यूट्रोफिकेशन हो सकता है. और वही केमिकल्स अगर हमारी फूड चेन में एंटर कर ले, और हमेशा याद रखना फूड चेन के हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट होता है. हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वी आर प्रेजेंट एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल. ओके, आई मीन वी आर प्रेजेंट एट द लास्ट ट्रॉफिक लेवल. तो ये जो फूड चेन, मतलब अगर मान लो केमिकल्स एंटर हो चुका है फूड चेन पे, तो उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा होगा, क्योंकि हम हमेशा ट्रॉफिक लेवल के लास्ट ट्रॉफिक लेवल की पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं. और हमने बोला है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल्स के एक्युमुलेशन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में आएगा? क्योंकि हम लास्ट में प्रेजेंट है फूड चेन में, तो हमारे अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, तो हमारे में डिजीज होने की चांसेस है. सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो सकता है. उसके अलावा हम बात करें प्लास्टिक्स के बारे में, तो प्लास्टिक्स क्या होगा? बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता. दीज कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनवायरनमेंट. इनमें एंजाइम्स की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, ना ये ब्रेक डाउन हो सकता है. तो जहां पे आपने प्लास्टिक को डंप किया, मान लो हजारों साल भी हो जाए, वो प्लास्टिक वहीं पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होने वाला. तो एक तरीके से जो भी ड्रेन से, मान लो वो प्लास्टिक जाके किसी भी वाटर बॉडीज में चला गया, कोई भी ड्रेन्स में चले गए, तो वो क्या करेगा? चोक कर देगा, बंद कर देगा वो सिस्टम को. नहीं तो मान लो किसी काऊ ने प्लास्टिक को खा लिया तो उसकी ईसोफेगस में अटक जाएगा, वो स्टार हो जाएगा, वो खा नहीं पाएगा कुछ भी और चीज, वो डेथ हो जाएगा अल्टीमेटली, राइट. तो ये जो चीज होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल, क्योंकि हम मोस्टली प्लास्टिक्स को ओशन में डंप करते हैं. तो इतने सारे प्लास्टिक जब ओशन में डंप हो रहा है, किसी भी प्लास्टिक में कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके केमिकल्स मिक्सअप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा हैजार्डस इफेक्ट शो करता है. तो इट इज ऑल्सो harmful to our ecosystem, right? If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? ये क्वेश्चन अच्छा है. इन्होंने पूछा है कि मान लो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. मान लो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा चीज बना दिया कि अब से लेके जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है. बट क्या इसका मतलब इफेक्ट एनवायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं. मैंने पढ़ाया तभी, हमने क्या बोला कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी जनरेट होता है, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट हो रहा है तो वो पोल्यूशन का भी क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है. इट कैन ऑल्सो कॉज पोल्यूशन इफ इट इज प्रोड्यूस्ड और इफ इट इज जनरेटेड इन एक्सेसिव अमाउंट. लाइक हाउ? हमने पढ़ा था कि जो भी, अगर हम मान लो इतने सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बहुत बड़े पाइल इसको हमने जला दिया, तो इसके जो भी स्मोक है, हार्मफुल गैसेस है, वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? एटमॉस्फेयर में. और वो कौन सा पोल्यूशन कॉज करेगा? एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, बैड ऑर्डर होगा, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. उसके अलावा वो ब्रीडिंग ग्राउंड होगा, वहां पे मॉस्किटोज वगैरह को गंदगी पसंद है, गंदे नाली वगैरह में अपना एग ले करेंगे, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मॉस्किटो में, और वही मॉस्किटो उस गंदगी से उठ के हमारे खाने में आके बैठ जाएंगे, और वही खाना हम खा रहे तो डिजीज कॉज करने में हेल्प करेगा, राइट. रैट एंड ऑल. तो अगर हम एक्सेसिव अमाउंट पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, तो इट कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन आल्सो, राइट. नेक्स्ट, व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? इन्होंने पूछा है कि ओजोन लेयर को डैमेज होना एक कंसर्न का कॉज क्यों है. लाइक ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें अपने ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करना चाहिए. हमने पढ़ा था कि ओजोन का लेयर डैमेज किसकी वजह से हो रहा है? हम जो भी रेफ्रिजरेटर्स, जो भी एयर कंडीशनर्स होते हैं, इनमें से कौन से गैस निकल रहा है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. और यही कार्बन्स क्या कर रहे हैं? हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है.
ओजोन लेयर को डिप्लीट करा, हेल्प नहीं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करा। ओजोन लेयर का काम क्या था कि सन से जो यूवी रेडिएशन आ रहा है जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है उसको प्रिवेंट करने का काम था। वो हमारी यूवी रेडिएशंस को हमारी ह्यूमन बींग्स के स्किन तक पहुंचने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि अगर वो पहुंच गया तो हमें कैंसर हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है आईज में, नोज में, थ्रोट में, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बंद कर देगा, राइट, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो इन वेरियस वेज वो हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए बहुत हार्मफुल था, और ओजोन उस प्रोटेक्शन, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके प्रिवेंट कर देता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने से। अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन पर्टिकुलर गैसेस के एक्युमुलेशन होने की वजह से अब वो ओजोन लेयर क्या हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है तो सन की जो यूवी रेडिएशन पहले जो प्रिवेंट हो रहा था अब वो इजीली पास होके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, और हमारे स्किन में पड़ते ही हमें क्या हो रहा है, स्किन कैंसर्स एंड इरिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, राइट। तो इसी के लिए इट इज अ मैटर ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न। And what steps are being taken to limit this damage? Obviously, refrigerators, aerosol sprays वगैरह जो भी इसका यूज कम कर देना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल निकाला गया था, हमने पढ़ा था यूनेप ने एक क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कि हमें जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसकी एक्टिविटी को एक तरीके से फ्रीज कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज use of several pesticides which result in excessive accumulation of pesticides in rivers or ponds is a matter of deep concern, justify the statement. Again, this is known as biological magnification. ये क्या है, biological magnification को ही state कर रहा है। इन्होंने क्या बोला, accumulation of pesticides, मतलब जब वो पेस्टिसाइड्स ज्यादा की ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है वाटर बॉडी में तो एक्वेटिक प्लांट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एक्वेटिक प्लांट ने उस केमिकल्स को एब्जॉर्ब किया, अब एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खा रहा है, वाटर बॉडी में केमिकल्स तो मिक्स हो गए, डीडीटी वगैरह। अब जैसे ही प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर दिया, अब प्लांट्स को कौन खा रहा है, स्मॉल फिशेस खाएंगे। अब स्मॉल फिशेस इतने सारे, सभी की सभी इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है। अब लार्ज फिश ने मान लो 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 स्मॉल फिशेस खा लिए, तो इतने सारे एक्यूमुलेशन उसके बॉडी में आ गया, इतने सारे केमिकल्स उसके बॉडी में आ गए, तो उसका टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज हो चुका है। अब उस लार्ज फिशेस को हम खा रहे हैं, अब हम तो ना एक मछली खाएंगे, 2 3 खाएंगे, अब 2 3 मछली खाने की वजह से उसके केमिकल्स अब हमारे में आ गया, एंटर हो गया। तो वो फूड चेन, तो जैसे केमिकल्स कोई सी भी फूड चेन में एंटर करता है तो हर ट्रॉफिक लेवल पे उसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और जैसे ह्यूमन बींग्स क्योंकि हमारे हर ट्रॉफिक लेवल में लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी या सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स किसके अंदर होगा, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होंगे। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज although gardens are created by man but they are considered as ecosystem, justify this statement. इन्होंने पूछा है कि भले ही गार्डन जो है वो मैन ने क्रिएट किया है तो इसको हम इकोसिस्टम क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली गार्डन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इकोसिस्टम हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम मतलब जब उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हो। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक ऑब्वियसली गार्डन में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। बायोटिक जैसे कि वहां पे फ्लावर्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, रोज है, जैस्मिन है, सब वैरायटी ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है। वहीं पे इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी प्रेजेंट है, इंसेक्ट्स हो गया, लिजर्ड हो गया, कैमेलियन हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, राइट, एयर हो गया, ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट है। और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्शन शो कर रहा है। प्लांट को खुद के खाना बनाने के लिए लाइट ट्रैप कर रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट यूज कर रहा है ताकि वो खुद के लिए खाना बना सके, तो वो इंटरेक्शन शो कर रहा है। ग्रास हॉपर फीड कर रहा है प्लांट्स में, वो एक इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्शन शो कर रहा है और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो भले ही गार्डन इज क्रिएटेड बाय मैन, देन टू कंसिडर एज एन ecosystem because both factors, abiotic and biotic components are present and they both show interaction with each other and thus resulting in the formation of an ecosystem. इसी को हमने क्या बोला, gardens can be created, can be considered as an ecosystem. Next is why are crop fields considered as artificial ecosystem. crop fields को हम artificial ecosystem क्यों consider करते हैं, क्योंकि वहाँ पे plants ही तो grow कर रहा है। हाँ भले ही वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन उसको मैनिपुलेट भी तो कर रहे हैं। प्लांट्स तो ग्रो कर रहा है, खेती तो हो रहा है, प्लांट्स तो ग्रो कर रहा है, लाइट भी यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इट इज आल्सो मैनिपुलेटेड बाय मैन। कैसे, हम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करें, मान लो उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो हम फर्टिलाइजर ऐड करें नाइट्रोजन के, मान लो उसमें फास्फोरस की कमी है तो हम फास्फोरस के फर्टिलाइजर ऐड करें। कहीं ना कहीं ह्यूमन
इंटरवेंशन इज देयर, राइट? हम वाटर ऐड करें, इरिगेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली हम फील्ड को, ताकि इसको अच्छे से पानी मिल सके, हेल्थीली ग्रो कर सके, इंसेक्ट्स आके इसको डिस्ट्रॉय ना करे तो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करें. तो इट इज मैनिपुलेटेड बाय मैन इन वेरियस वेज. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. वहां पे नेचुरली नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल भी हम ह्यूमन वहां पे इन्वॉल्व है, हमारे एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इन द फॉलोइंग फूड चेन, पहले अपन लास्ट में करेंगे 12th वाला, उससे पहले हम 13 पढ़ते हैं. राइट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो अगर हम इसको कहीं पे भी डंप करेंगे, ज्यादा लंबे समय तक एनवायरमेंट में प्लास्टिक ही रहता है, वो कभी भी टूटेगा नहीं, तो वो पोल्यूशन कॉज करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को बंद कर देगा एंड डिग्रेड कर देगा. क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक अगर उस एरिया में प्रेजेंट है तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगा, वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर बन ही नहीं रहा, तो सॉइल फर्टाइल ही नहीं हो रहा, वहां पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे. अगर हम इसी प्लास्टिक को ओशन में डंप करेंगे, इतने सारे प्लास्टिक डंप होने की वजह से उसके केमिकल्स वगैरह पानी में मिक्स हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ हार्म हो जाएंगे, राइट? उनको जगह नहीं होगा इन अपने हाउसेस बनाने के शेल्टर के लिए, तो एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज कॉज करता है. उसके अलावा इसी प्लास्टिक को अगर हम कोई भी ड्रेन वगैरह में रिलीज करेंगे तो वो चोक भी कर देगा, राइट? तो एक तरीके से ये भी क्या है, हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए. लास्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन द फॉलोइंग फूड चेन. ये इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है बच्चों, ठीक है? इन द फॉलोइंग फूड चेन only 20 joule of energy is available to the peacock. How much energy would be present in the grass? Justify your answer. इन्होंने बोला कि सिर्फ 20 जूल ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है? पीकॉक के पास. तो हमें ढूंढना है ग्रास में कितना जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ग्रास था, ग्रास हॉपर को कौन फीड कर, सॉरी ग्रास को कौन फीड कर रहा है? ग्रास हॉपर, राइट बच्चों? Grasshopper is been fed by frog, then by snake, and lastly peacock. इन्होंने बोला कि peacock को कितना जूल ऑफ एनर्जी मिल रहा है? Only 20 जूल ऑफ एनर्जी is available to peacock. और हमें ढूंढना है ग्रास को कितना जूल ऑफ एनर्जी, सॉरी कितना जूल ऑफ एनर्जी ग्रास के पास है. तो हम इसको x मान सकते हैं. हमने 10% लॉ पढ़ा था. 10% लॉ हमने क्या बोला कि प्लांट के पास जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से आ रहा है उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी वो अपने लिए यूज कर रहा है, बाकी 90% क्या हो रहा है? एनवायरमेंट में लॉस्ट हो रहा है हीट के फॉर्म में. और वो 10% एनर्जी अपने बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. और जब ग्रास हॉपर ग्रास को फीड करते तो वही 10% एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है? ग्रास हॉपर में हो रहा है. 10% वही किस में ट्रांसफर हो रहा है? ग्रास हॉपर में. ग्रास हॉपर फिर किस में फीड करेगा? फ्रॉग में. तो वही 10% एनर्जी इस पे, वही 10% यहाँ पे स्नेक में, और वही 10% पीकॉक में. इन्होंने बोला पीकॉक के पास 10-20 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. पीकॉक के पास कितना जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है? 20. सो दैट मीन्स x इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 20. स्नेक का हम ढूंढ रहे, ठीक है ना? अभी हम स्नेक को x मानते, चलो या फिर रहने दो. हम स्नेक ग्रास हॉपर को y मानते हैं, फ्रॉग को z एंड स्नेक को w मानते हैं, ठीक है? तो हम पहले w ढूंढेंगे, पहले हम w ढूंढेंगे. तो ढूंढने का तरीका कुछ ऐसे है, w इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20. क्योंकि हमें पता है w 10% वो ट्रांसफर कर रहा है. 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/100, तो मतलब कितना है? 20, ठीक है? तो यहाँ पे सेम 0 0 कट हो जाएगा, w इंटू w/10 बच जाएगा इज इक्वल टू 20. w इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 10, दैट मीन्स w इज इक्वल टू 200. अब तो मतलब स्नेक के पास कितना जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है? 200 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है. सेम हम z के साथ करेंगे. z में भी हम क्या करेंगे? वही z इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 200. 0 0 कट, तो z/10 is equals to 200. z is equals to 200 into 10. That means z is equals to 1000. Sorry, 2000. अब 2000 जूल ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है? फ्रॉग के पास. 2000 जूल ऑफ एनर्जी. सेम वही y into 10/100 is equals to 2000. सेम वही करना, y is equals to 20,000 हो जाएगा.
राइट। अब यहाँ पे आते कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 लाख। तो इतना जूल ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है, सॉरी x इज इक्वल्स टू दिस मच। तो ये कैलकुलेशन का एक तरीका है कि हम मान सकते हैं कि 10% एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो 10% मींस 10 into 10 upon 100, तो हम x into 10 upon 100 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वाला। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पीकॉक में 20 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रास को मिल रहा है, तो इट विल बी 200,000 एनर्जी जो प्लांट्स को मिल रहा है, जो हमने इस पर्टिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने देख लिया है। अगर मान लो इसका उल्टा भी पूछ लिया कि मान लो ग्रास में 2000 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप ढूंढो कि ग्रास हॉपर को कितना जूल ऑफ एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन उल्टा हो गया कि मान लो इसके पास 2000 जूल ऑफ एनर्जी ग्रास में, तो कितना जूल ऑफ एनर्जी ग्रास हॉपर को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आप करोगे 2000 into 10 upon 100, है ना। हमने ये बोला ना 10% क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना आएगा, ये कट कट 200 जूल ऑफ एनर्जी। तो ग्रास हॉपर में कितना आएगा, 200 जूल ऑफ एनर्जी। ऐसे आप करके पीकॉक तक भी ढूंढ सकते हो। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। अगर आपको पीकॉक का दिया हो, ग्रास का पूछना हो, तो आप पहले एक स्नेक का ढूंढना, फिर फ्रॉग का, फिर ग्रास हॉपर का, फिर जाके तुम लोग ग्रास का ढूंढना। और वो भी कैसे, क्योंकि हमें पता है कि इसका x into 10 upon 100 इज इक्वल्स टू जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे आप ढूंढ के अल्टीमेटली यू विल फाइंड द ग्रास। अगर मान लो ग्रास का दिया और आपको ग्रास हॉपर का ढूंढना है, या फ्रॉग का, या स्नेक का, या पीकॉक का, तो आप इसको उल्टा करो, x इंटू इसका जितना दिया है इंटू 10 अपॉन 100 करके आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जूल ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आ सकते हैं। होप सो आप सबको समझ में आ गया है। So all the best for the preparation of your board exam. I hope you all get it, and thank you so much.